इमेज ओपन किया है, स्क्रीन पे आपको ये इमेज नजर आ रहा होगा जो कि मैंने ओपन किया है। ये क्या शो कर रहा है? ये आपको ये शो कर रहा है। अगर आपको ये नहीं मालूम ना, यानी कि हमें ये नहीं पता कि विंडोज की मशीन जब पावर ऑन की जाती है और विंडोज की मशीन जो है वो पावर ऑन होने के बाद चंद सेकंड्स के बाद जो है वो लॉगिन स्क्रीन दे देती है। हमें नहीं पता कि वो बैकएंड पे क्या होता है। अगर हमें नहीं पता तो क्या हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है? हम एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, हम असिस्टेंट आईटी मैनेजर भी हैं, हम टीम लीड भी हैं और हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हेड भी हैं। जरूरत नहीं है कि हम इस चीज की तरफ जाएं कि अगर मशीन की पावर ऑन की जाए तो लॉगिन स्क्रीन आने तक क्या होता है। और हमारे जानने की बात है कि अगर मशीन क्रैश हो भी जाएगी तो क्या होगा? रीइंस्टॉल कर लूंगा, कोई मसला थोड़ी है भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? मशीन बूट नहीं कर रही, रीइंस्टॉल करूंगा तो मशीन बूट करना शुरू कर देगी। क्या विंडोज में कोई रिपेयर का भी ऑप्शन होता है? सही है, तो आप रिपेयर करेंगे, आपकी मशीन रिपेयर हो जाएगी। लिनक्स में ये बूट का प्रोसेस है। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट टाइम में आपको विंडोज से मैप करते हुए आपको ये चीज जो है बताऊं कि क्या होता है, बूट प्रोसेस क्या है और कहां तक बिल्कुल ये कॉमन है, कहां पे आके लिनक्स वाली चीज यहां पे इन होती है। अभी मैं बात कर रहा हूं विंडोज की। अगर आपके पास विंडोज की मशीन है तो आपकी मशीन आप पावर ऑन करेंगे, उसने लॉगिन स्क्रीन तक आना है। लॉगिन स्क्रीन तक आने से पहले क्या क्या स्टेप्स होंगे मैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, आपने पावर ऑन की। अगर आपकी मशीन को आपने बूट करवाना है, आपकी मशीन का बूट मोड सेट हुआ है बायोस, या आपकी मशीन का बूट मोड सेट हुआ है यूएफआई, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी ने अपनी मशीन की पावर ऑन की है। बायोस के केस में आपकी मशीन बूट करेगी, लेकिन जो बूट करने का प्रोसेस होगा वो अनसिक्योर होगा। यूएफआई के केस में आपकी मशीन बूट करेगी और जो बूट करने का प्रोसेस होगा वो सिक्योर होगा। अब ये अनसिक्योर और सिक्योर में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको आप नोट कर लें, ये मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है। खैर, फर्ज करें कि मैंने मशीन की पावर ऑन की, वो सिक्योर मोड में जा रहा हूं या अनसिक्योर में जा रहा हूं। काम एक होगा, मदरबोर्ड पे लगी हुई एक आईसी जिसको आप रॉम भी बोलते हैं, जिसको आप फर्मवेयर भी बोलते हैं, जिसमें फर्मवेयर होता है, वो स्टार्ट होगी सबसे पहले। पावर ऑन करते ही वो मदरबोर्ड पे लगी हुई आईसी, उसके अंदर एक प्रोग्राम वो स्टार्ट हो गया, जिसको आमतौर पर बोलते हैं कि बायोस की चिप है, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज, ये उसकी चिप है। उस चिप के अंदर जो पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसका नाम है पोस्ट। पावर ऑन हो गई, हार्ड डिस्क लगी हुई है तब भी पावर ऑन होगी और यही काम होगा। हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई तब भी, मोबाइल में सिम लगी हुई है तब भी, सिम नहीं लगी हुई तब भी, यही काम मोबाइल में भी होता है। आपने पावर ऑन की, उसने मदरबोर्ड पे लगी हुई उस बायोस की चिप से, उस फर्मवेयर से ये सर्विसेज स्टार्ट करनी है। ये कौन सी सर्विसेज हैं? सबसे पहली सर्विस है पोस्ट की, वो आपके हार्डवेयर को चेक करेगी। हार्डवेयर की चेकिंग के बाद सेकंड स्टेप, ड्यूरिंग हार्डवेयर चेक वो आपको ऑप्शन देगा कि इफ यू वांट टू इंटर बायोस सेटअप, इफ यू वांट टू प्रेस डेल, प्रेस F10, प्रेस F1, प्रेस F2। अगर बायोस के सेटअप में जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, आपको जरूरत नहीं है कि आप रोज इस बायोस के सेटअप में जाएं। कभी कभी आप जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं? जब आपको ये बताना हो कि सीडी से बूट करो, जब आपको ये बताना हो कि यूएसबी से बूट करो, जब आपको ये बताना हो कि मेरे सिस्टम में बिल्ट इन है यूएसबी या कोई भी डिवाइस, उसको डिसेबल कर दो। बायोस के अंदर आप उसके बाद जाते हैं, वरना हम नॉर्मली नहीं जाते। और फिर तीसरी चीज, जो सर्विस है जो उस आईसी में मौजूद है, जिसका नाम है बूट लोडर। ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि ये विंडोज हो या लिनक्स हो,
ये सब में होता है। ये काम हम पावर ऑन करेंगे, ये काम चाहे विंडोज या लिनक्स तो सब में होगा। अब ये है बूट लोडर, ये जनरल बूट लोडर है। इस बूट लोडर को कहा गया है, इस बूट लोडर को कहा गया है डीवीडी से बूट करना। इसको कहा गया है, यहाँ कहा गया है हार्ड डिस्क से बूट करना, सीडी से बूट करना। तो जो ऑर्डर इसको यहाँ पे आपने मेंशन किया है, ये उस ऑर्डर को फॉलो करेगा और सर्च करने जाएगा बूट डिवाइस। ये देखेगा हार्ड डिस्क लगी हुई है, अगर नहीं लगी हुई हार्ड डिस्क, कोई बूट मीडिया नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे मैसेज देगा नो बूट डिवाइस फाउंड, मिसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनवैलिड बूट मीडिया, ऐसे मैसेजेस आपको आएंगे। जब ये बूट डिवाइस उसको मिल गई, मतलब हार्ड डिस्क मिल गई, तो ये हार्ड डिस्क के अंदर चला जाएगा। अब जैसे ही ये हार्ड डिस्क के अंदर गया, तो हार्ड डिस्क में क्या होगा? विंडोज के केस में क्या होगा, लिनक्स के केस में क्या होगा, एंड्रॉइड के केस में क्या होगा? हार्ड डिस्क के अंदर गया, हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखा उसने बूट डिवाइस में, इसके अंदर मिल गई ना, उसके अंदर गया बूट डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उसने लोड किया। कहां लोड किया? रैम में, मेमोरी में, ड्राइवर लोड किए हार्डवेयर के, कर्नल लोड किया। और लोड करने के बाद, अगर अभी आगे की बात ना करें, तो लोड करने के बाद जब लोड हो गया, तो फिर उसने आपको लॉगिन स्क्रीन शो कर दी। यही प्रोसेस है ना, पावर ऑन, बायोस की सर्विस चली, ये चीजें चली, सर्वर चला, ये प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस। अब बीच में जो चीजें मैंने डाल रखी है वो लिनक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये एक जनरल प्रोसेस है। माइक्रोसॉफ्ट में भी होता होगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में भी यहाँ पे कुछ होता होगा, boot.ini होती होगी, और वो हमारे जमाने में एंटी एनडीआर होती थी, अभी पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन वो फाइलें होंगी, वो ये फाइलें यहाँ पे लोड होंगी, सर्विसेज चलेंगी, ड्राइवर लोड होंगे, सी ड्राइव डी ड्राइव माउंट होगी, मैप होगी, और वो उसके बाद लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। यानी कि अगर आप इस वाले पोर्शन को फिलहाल स्किप कर दें, तो ये एक सिस्टम का बूट प्रोसेस है, ये किसी भी सिस्टम का बूट प्रोसेस है, चाहे उसमें विंडोज है, चाहे उसमें लिनक्स है। फिर मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन एक दफा इसको जो उसके पॉइंट्स है मेन उनको आप एक दफा गो थ्रू कर लें। 1 2 3 4 ABC। अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ लें, मैं फिर आपको लिनक्स के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि लिनक्स में क्या है। जी, लिनक्स में क्या होता है? सारा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली चल रहा था यहां से यहां तक। अच्छा, आपको अगर कोई चीज लगे ना इसके आगे मुश्किल चीजें बता रहे हैं तो मुझे बता देगा, मुश्किल चीजें बता रहे हैं तो बता देगा। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि जो थोड़ी सी मुश्किल तो है, लेकिन ये वो चीजें जो आमतौर पे अगर आप मेरे इंजीनियर से पूछेंगे तो उनको भी पता नहीं होगा। हाँ, वो भी कहते हैं भाई मशीन बूट नहीं कर रही थी, हमने रीइंस्टॉल करवा दिया। ट्रबल शूट करने में टाइम ज्यादा लगता है, हमने कहा भाई ऐसे भी दोबारा इंस्टॉल करोगे, उन्होंने कहा कर लेंगे, हमने कहा चलो इंस्टॉल कर लो। उन्होंने पूछा इसका कोई और ऑप्शन नहीं, बोला नहीं है। और इसका ऑप्शन अपना मोबाइल नंबर है, तो उन्होंने कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं है। उन्होंने बोला भाई हम सैयद साहब फोन कर लें, हमने एक दफा बताया था कि हम याद रखें, पता नहीं रिकॉर्डिंग जो की थी उन्होंने, बोले यार वो आप कहेंगे आप ही का टाइम जाया होगा। सही है, तो अब देखें यहां पर सब कुछ सेम है, सर्च बूट डिवाइस सब कुछ सेम है, विंडोज और लिनक्स के केस में सर्च ऑपरेटिंग सिस्टम इन बूट डिवाइस। जब बूट डिवाइस मिल गई और वो बूट डिवाइस के अंदर गया ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए,
तो यहां पे लिनक्स का अपना लोडर ग्रब क्या है, अगर आप गूगल करेंगे तो ग्रब वो आपको बताएगा। ग्रब है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेसिफिक बूट लोडर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है उसके। ये है एक जनरल बूट लोडर। इसको नहीं मालूम लिनक्स की कौन कौन सी बूट फाइलें कहां से स्टार्ट करनी है, कहां से जो है वो चलेगी, कौन सी डायरेक्टरी में रखी हुई है, कौन कौन से पाथ हैं, उसको नहीं पता। ये जनरल बूट लोडर सर्च बूट डिवाइस करके जब बूट डिवाइस के अंदर आया, जैसे ही उसने बूट डिवाइस के अंदर कदम रखा, उसको वहां पे क्या मिला, ग्रब मिला। और ग्रब ने उसको कहा कि भाई आपका काम हो गया, कंट्रोल मेरे हैंड ओवर कर दें। अब आप बाकी सारा काम ग्रब ने इस जनरल बूट लोडर से कहा मुझे दे दो, अब आगे का काम मैं कर दूंगा, मुझे पता है आगे क्या करना है, कौन कौन सी सर्विस, कौन कौन से काम करने आगे के। तो यहां पे सर्च बूट डिवाइस के अंदर का काम किसके पास आ गया, ग्रब के पास आ गया। अब जब ये ग्रब के पास आ गया तो ग्रब क्या करेगा, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में एक फाइल होती है ना boot.ini, तो लिनक्स के अंदर ग्रब की भी एक फाइल होती है। मैं उसका नाम यहां पे लिख रहा हूं। उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है grub.cfg। ये उसका नाम है, जिसको अभी अगर आपको याद हो तो अभी आपने जिसको चेंज भी किया था, वो मैं अभी आपको बताता हूं आपने कहां किया था। हो सकता है कि अभी आपको याद ये बात नहीं आए, लेकिन देखें उसकी फाइल है, उसकी फाइल में ये लिखा हुआ है। इस फाइल में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो ग्रब की फाइल है। जब कंट्रोल ग्रब ने अपने पास ले लिया तो अब ग्रब का काम क्या है, उसने स्टार्टअप फाइल लोड करनी है। कंट्रोल तो ले लिया, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूट फाइल है उनको रैम में लोड करना है। वो कौन सी दो फाइलें हैं, वो दो फाइलें कौन सी हैं, एक का नाम है VM Linux, ये लिनक्स का कर्नल है, और दूसरे का नाम है init.rd। ये दो जो है वो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, या स्टार्टिंग फाइल्स हैं, स्टार्टअप फाइल्स हैं कि जो लिनक्स में चलती हैं। ये काम कौन कर रहा है, ग्रब कर रहा है। उसने इन दोनों फाइलों को उठाया और जनाब रैम में लोड कर दिया। और जब रैम में लोड हो गया, जब ये काम हो गया, तो उसके बाद आपके पास लॉगिन स्क्रीन आएगी। लेकिन अब उस लॉगिन स्क्रीन के दरमियान में भी कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है वो तो लोड हो गया। इस इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट का काम क्या है, ये इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट करती क्या है, तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि कौन कौन से हार्डवेयर मौजूद हैं और उनके ड्राइवर मैं इस स्टेज के ऊपर लोड करूंगी। कौन करेगी, इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट, जिसका नाम है init.rd। और उसके बाद कौन कौन से पार्टीशन है मैं उनको माउंट करूंगी, स्लैश कौन सा है, स्लैश बूट कौन सा है, वो सारे माउंट होंगे। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि मशीन को कौन से मोड में चलाना है, GUI मोड में चलाना है या CLI मोड में चलाना है। और जब ये डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक काम होगा जिसमें कौन कौन सी सर्विसेज स्टार्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी। मिसाल के तौर पे अगर आप GUI मोड में जाते हैं तो GUI मोड के लिए कुछ ज्यादा सर्विसेज हैं जो स्टार्ट करना पड़ेगी। अगर आप टेक्स्ट मोड में जाते हैं तो टेक्स्ट मोड के लिए बहुत ज्यादा सर्विसेज नहीं होंगी, डायरेक्ट सर्विसेज कम होंगी। अगर आप ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कहते हैं कि मैंने विंडोज को इंस्टॉल किया कमांड लाइन कोर, तो कोर में जाहिर बहुत सारी सर्विसेज नहीं होंगी। लेकिन अगर आप विंडोज को इंस्टॉल करेंगे स्टैंडर्ड यानी कि डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ, तो फिर आपको बहुत सारी सर्विसेज चलाना पड़ेगी। ये लिनक्स का एक बूट प्रोसेस है। इस बूट प्रोसेस की सीक्वेंस मैंने जिस तरह से सिस्टम में होती है उसी तरह से जो है वो मेंशन कर दी है। इसमें कोई भी, ये सिर्फ आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कि इसी तरह से होता है। अब मैं इसमें क्या चेंज करूंगा, दो तीन जगहों पे कुछ चेंज करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अगर चेंज करूंगा तो कहां पे आप समझ लेंगे कहां पे जाके मशीन आपकी रुकी हुई है, फिर आपको वहां से उसको फिक्स करना है।
सबसे पहला काम ये करूंगा कि वो ग्रब की जो फाइल है जिसका काम है मशीन को चलाना, मैं उसको रिमूव कर दूं। यानी कि आप समझ लें boot.ini डिलीट कर दिया आपने। लेकिन मैं अभी इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं जो टारगेट से रिलेटेड है। यहां से लेके यहां तक का जो पूरा प्रोसेस है मैं उसमें कोई फिलहाल अभी नहीं जा रहा। कुछ चीजें बताने के बाद फिर आपको जाऊंगा, उस वक्त आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी जब मैं आपको पार्टीशन भी बता चुका हूंगा और जब मैं आपको और भी कुछ चीजें बता चुका हूंगा तो आपकी समझ में आएगा। इस बूट प्रोसेस में सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो है टारगेट से रिलेटेड, टारगेट से। लेकिन उससे पहले आप एक नजर इसको देख लें और किसी भी जगह पे आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ लें कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, इस स्टेज में क्या हो रहा है। वो अगर आप पूछ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, इन्होंने सवाल ये किया है कि आपने जो हमें बताया था कि कोई रूट का पासवर्ड चेंज ना कर सके तो वहां पे हम यूजर कोई रूट की जगह पप्पू के नाम से दे सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ पप्पू के नाम से दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। यही सवाल था ना भाई, सवाल इनका ये था कि कौन कोई और दे सकते हैं, तो मैंने इनको बोला हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। वहां पे तो सुपर यूजर रूट की जगह पे आपने नाम दे दिया एडमिन, क्योंकि आमतौर पे लोगों के जहन में ये होता है कि यहाँ तो रूट ही होगा, वो रूट ही डालेंगे और पासवर्ड अगर आपने उनको बता भी दिया। पास दफा ऐसा होता है ना कि हमसे पूछा जाता है यार सब सिस्टम का पासवर्ड क्या है, हम पासवर्ड बता देते हैं, वो बेचारा लगा था उससे हुआ ही नहीं। तो मैंने बोला भाई यही पासवर्ड है। वो पूछे यार सोच लो, मैंने बोला हाँ 100% यही है, लेकिन उसने यूजर नेम पूछा ही नहीं और ना मैंने बताया। तो अब जरा देखें, मैं एक छोटी सी चीज और कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं एक चीज, ये मशीन मैंने स्टार्ट की है, इस मशीन का डिफॉल्ट मोड क्या होता है? विंडोज की मशीन का डिफॉल्ट मोड क्या होता है? GUI। शरारतन मैंने इसका मोड चेंज कर दिया। भाई आपसे पहले हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई आया हो, ट्रेनिंग लेके गया हो और वो ट्रेनिंग लेके चला गया, उसने बोला यार ये इसको जरा मैं पूछता हूँ ये 3 दिन क्या करके आया, लेता हूं इसकी मैं। वो रिकॉर्ड हो रहा है, आप समझ लेना लेने से क्या मुराद है। तो यहां पे क्यों आ रहा है, मैं तो यहां जा ही नहीं रहा, बूट करने भी नहीं दे रहा। अच्छा, तो उसने क्या किया, इसका जो डिफॉल्ट मोड था वो चेंज कर दिया। अभी मैं इसका डिफॉल्ट मोड चेंज करूंगा तो आप देखिएगा फिर क्या होगा। पूरी मशीन यहां से डिफॉल्ट मोड क्या रखूंगा? टेक्स्ट। पावर ऑन करूंगा? नहीं, पावर ऑन करूंगा, पावर ऑन हुई, पोस्ट हुआ, सेटअप का ऑप्शन आया, बूट लोडर पे गया, बूट डिवाइस सर्च की, बूट डिवाइस के अंदर चला गया, स्टार्टअप फाइल लोड की, ये वाली इस फाइल को जब लोड कर रहा तो इसके अंदर और मजीद 8-10 काम हो रहे हैं, 4-5 काम हो रहे हैं। ड्राइवर लोड किए, फाइल सिस्टम माउंट किया, टारगेट डिसाइड हुआ कि कौन से टारगेट पे जाना है। यहां पे मैंने टारगेट सेट कर दिया, मिसाल के तौर पे आपको बताने के लिए रिबूट। क्या सेट कर दिया? रिबूट। क्या सेट कर दिया? शटडाउन। अब यहां से यहां तक पूरी मशीन चलती हुई आई और यहां पे आके क्या हुआ भाई? वापस रिबूट। क्योंकि मैंने उसको बोला भाई मुझे रिबूट पे पहुंचा दो। अगर मैं बोलता GUI पे पहुंचा दो तो GUI से रिलेटेड सर्विस स्टार्ट करता हूं, GUI दे देता। अगर बोलता टेक्स्ट पे पहुंचा दो तो टेक्स्ट से रिलेटेड सर्विस स्टार्ट करता और टेक्स्ट पे पहुंचा देता। मैंने तो कहा कहां पहुंचा दो? GUI शटडाउन पे पहुंचा दो। उसने अच्छा शटडाउन पे पहुंचा दें, पूरी मशीन चली और यहां पे आके वो मशीन को ऐसी स्टेट में ले जाएगा, हॉल्ट स्टेट में। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं
कि आपको सिर्फ ये पता हो कि मैं किस मोड में आके खड़ा हो गया हूं, तो रीजन क्या हो सकता है। राइट माउस क्लिक, टर्मिनल पे गया और वहां जाके मैंने कमांड लिखी है मोड्स को देखने के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मेरा डिफॉल्ट कौन सा है? मेरा डिफॉल्ट कौन सा है भाई? अगर आपको नजर आ रहा है तो ग्राफिकल। और मेरा डिफॉल्ट नॉर्मली कौन सा होता है? अगर डिफॉल्ट ग्राफिकल नहीं होगा तो फिर डिफॉल्ट होगा मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट। उसका मतलब है कमांड लाइन। इसका मतलब है कमांड लाइन। आपके पास मशीन को चलाने के लिए दो मोड्स होते हैं, एक होता है ग्राफिकल और दूसरा होता है कमांड लाइन। ग्राफिकल में और कमांड लाइन में सिर्फ कोई फर्क नहीं है। अगर चीजें ग्राफिकली चल रही होंगी तो वो कमांड लाइन की सर्विसेज, वो सारी कमांड लाइन भी चल रही होंगी। ऐसा नहीं है कि ग्राफिकली में बैकएंड के ऊपर डीएनएस सर्वर चल रहा था, वेब सर्वर चल रहा था और आप उसको कमांड लाइन में लेके आ गए तो उसने चलना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। कमांड लाइन में मशीन होगी तब भी एसएपी चल रहा होगा, तब भी हाना की सर्विसेज चल रही होंगी, तब भी ऑरेकल का डेटाबेस चल रहा होगा, एसएपी की एप्लीकेशन चल रही होगी और आप जीवाई मोड में होंगे तब भी चल रही होगी। जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो एक जगह पे ऑप्शन आया था कि आपको टारगेट मोड क्या रखना है। उस वाले स्क्रीन पे आया था, ज्यादा सॉफ्टवेयर आए थे, वहां पे ऑप्शन था। तो ये मैंने अपनी मशीन का सेट क्या कर दिया? मल्टी यूजर कर दिया। डिफॉल्ट मालूम करूंगा तो मल्टी यूजर। अब इस मशीन को अगर रिबूट किया जाएगा तो ये मशीन डिफॉल्ट जो है वो कमांड लाइन पे जाएगी, डिफॉल्ट जीयूआई पे नहीं जाएगी। अगर मैंने इसको रिबूट कर दिया तो, और अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया, कौन सा कर दिया? क्या कर दिया भाई? मैंने कर दिया, एक तो था डिफॉल्ट टारगेट ग्राफिकल, उसको चेंज करना है तो सेट डिफॉल्ट और मल्टी यूजर टारगेट करते हैं। मल्टी यूजर टारगेट का मतलब है आप जाना चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड लाइन में। आप चाहते हैं मेरी मशीन जब भी स्टार्ट हो कमांड मोड में हो। और तीसरा ऑप्शन मैंने क्या कर दिया आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि अब आपने अपनी मशीन को कर दिया शटडाउन डॉट टारगेट। नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आप अपने डिफॉल्ट टारगेट पे किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे तो आपको क्या स्टेप परफॉर्म करने पहुंचने के लिए, ये बताने के लिए मैंने इसको किया है शटडाउन डॉट टारगेट। और अब अगर मैं इस मशीन को रिबूट कर दूं तो आप देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। लेकिन रिबूट करने से पहले जो मैंने कमांड लिखी हैं उन कमांड्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ग्राफिकल टारगेट का मतलब है कि वो आपको जीयूआई में लेके जाएगा। अभी हमने किया था वो डिफॉल्ट था, एक्शन जब आ जाएंगे तो फिर हमें ये वाली कमांड चलानी है। नहीं, दोबारा देखें। अगर ये ग्राफिकल में आने तो ग्राफिकल हाँ, सेट डिफॉल्ट ग्राफिकल सेट डिफॉल्ट मल्टीप्लाई के बजाय ग्राफिकल टारगेट कर दें। बाय डिफॉल्ट हमारा टारगेट क्या होता है? हमें जीयूआई पे जाना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हमें जीयूआई पे जाना है। लेकिन आपके पास दूसरा एक टारगेट ये भी होता है मल्टी यूजर। हम ये रिकमेंड करते हैं लिनक्स के, एसएपी के केस में नहीं करते, लेकिन सारे सर्वर्स के केस में हम ये बोलते हैं कि भाई ये सर्वर जो भी आपके जिस कमांड लाइन मोड में होने चाहिए, सीएलआई। और उसका क्या बेनिफिट है? उस बेनिफिट को सामने रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर 2008 में ये डिसीजन लिया कि हमें कोर देना है। यार ये लिनक्स इतनी स्टेबल क्यों है, क्या वजह है? उन्होंने बोला भाई ये 5 चीजें जो लिनक्स के अंदर है जिसकी वजह से लिनक्स स्टेबल है। उन्होंने कहा ये पांचों की पांचों चीजें उठा के विंडोज सर्वर 2008 में डाल दी। और जिसमें से एक फीचर ये था कि भाई इंस्टॉलेशन करो कोर में। एक सर्वर इंस्टॉल कर लो जीयूआई, उसमें सर्वर मैनेजर आ जाएगा और बाकी 4 सर्वर कर लो कोर में।
करना होगा, करना होगा तो कमांड लाइन से करेंगे। नहीं बोला सर्वर मैनेजर में ऐड कर लो उनको, होता है ना ऑप्शन, सर्वर मैनेजर में ऐड कर लो। मशीनें चल रही है CLI मोड में, एक सर्वर GUI इंस्टॉल किया जिसके ऊपर कुछ नहीं चल रहा, असल काम तो उस पर चल रहा है, डेटाबेस तो उस पर चल रहा है, यहाँ से मैनेज कर रहे हैं। 2019 जो नया आया उसके ऊपर डिफॉल्ट ही वही क्या? GUI हटा दी है, हाँ GUI हटा दी। नहीं यार, जो लेटेस्ट अभी आया ना उसका जो वो उसकी तरह करना पड़ता है, जीनोम की तरह करना पड़ेगा, जीनोम इंस्टॉल नहीं भाई, हो जाता है पर करना पड़ता है अलग से। अच्छा इंस्टॉलेशन फ्लेवर में नहीं है। हाँ। जो CD है उसमें कोर ही है, कोर है। अच्छा यार ये तो बोला मैं लेकिन वो कोर मिली होगी। नहीं अब जो लेटेस्ट आ रहा है वो कौन सा नंबर 1 हाई जितना ऑप्शन होगा वो दे दिया होगा। डिफॉल्ट CD 19.3 पहले जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के नाम से आ जाता था ना, चौथा ऑप्शन मैं एक जगह पढ़ा था आज से 10 साल पहले, तो वो 5 लोग थे और माइक्रोसॉफ्ट डिपार्टमेंट में था, मैं अकेला लिरिक्स में था। वो मैं एक दिन हम लोग जावे निहारी में निहारी खा रहे थे, मुझे ना बड़ा उन्होंने वो दिया यार कहाँ माइक्रोसॉफ्ट से चलेगा यार, ये वो ऐसा वैसा। मैंने कहा बेटा 5 साल बाद पूछेंगे, और मेरे 3 आदमी मेरे पास लिरिक्स की ट्रेनिंग करके बाहर जा चुके हैं। 2 रह गए हैं, वो भी पूछते रहते हैं कब नया बैच शुरू हो रहा है। एक माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करता है, कुछ दिनों पहले जरा मुझे कहना यार वो मैं एज़्योर के ऊपर ना एक क्लाइंट है इसकी लिनक्स की मशीनें बना रहा हूं यार, इसमें नेटवर्किंग का जरा मसला है, तो रात को थोड़ा टाइम दे दो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो मैंने उसको टाइम दे दिया। उसके बाद वो मुझे कहने लगा यार थोड़ी बहुत लिनक्स हमें भी सिखा दो यार, है तो अभी कुछ दिनों पहले आपने भी काम करता था। खैर तो मैंने क्या किया, ये असल में बताऊं आपको, मैं ये लिनक्स है, और जब मैं 10 साल पहले मैंने सोचा ना माइक्रोसॉफ्ट कितना आसान है ना, कितना मतलब जब हम एक जमाने में, अब आप मुझे इससे ना एक का अंदाजा लगाइए मेरी भाई, एक जमाने में नॉवेल नेटवर्क होता था, मुझे प्रोजेक्ट मिल गया नॉवेल नेटवर्क का, मैंने किया, मैंने कहा यार ये क्या है, सारा काम कमांड लाइन करना है। तो जो मेरे सीनियर थे ना वो मुझे बोलते थे भाई ये कमांड लाइन का अलग ही मजा है। तो मैंने कहा यार पागल है बेटा, ऐसे ही बुढ़ा ही चला है, इस तरह की बात की मैं। फिर मैं विंडोज में आ गया, विंडोज में जब आया ना विंडोज 3.5 वो 3.20 3.5 और 4.0, चलो देखना ऐसा जबरदस्त लगा, मैंने कहा यार तो बड़ी जबरदस्त चीज है, और उसको पढ़ने का भी मजा, आसान ऑप्शन, नेक्स्ट चलो काम हो जाए। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि जो लिनक्स है ना, थोड़ा बहुत तो लिनक्स पढ़ा होता है, लिनक्स पढ़ा होता है, लिनक्स है ना यार ये दुनिया है। अगर आप लिनक्स कर लेते हैं ना और आप सही से इसमें डिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, तो आप कोई भी स्टोरेज इजीली मैनेज कर सकते हैं। स्टोरेज में ऑटो टेलिंग होती है, स्टोरेज में डुप्लीकेशन होती है, स्टोरेज में कंप्रेशन होती है, जिसमें ये सारे काम होते हैं ना स्टोरेज में, वो सब लिनक्स में भी होते हैं। लिनक्स पे ही होता है। और अगर मैं ये बोलूं कि स्टोरेज की जो बैकएंड है सारा वो क्या है, लिनक्स है। आप नेटवर्क की, अगर मैं आपको इसमें फायरवॉल पढ़ा दूं तो आप दुनिया की सही से पढ़ा दूं, सही से। मसला ये होता है कि हम पढ़ाते ही सही से नहीं है, हम बताते ही सही से नहीं है। अगर मैं इसकी लिनक्स की फायरवॉल आपको तरीके से पढ़ा दूं ना, तो आप दुनिया की कोई भी ऐसी फायरवॉल नहीं है जो आप मैनेज ना कर सकें। मोस्टली कुछ फायरवॉल ऐसी हैं जो फ्री BSD बेस्ड हैं, बड़े 2-3 मशहूर नाम है जो लिनक्स बेस्ड हैं, मतलब उनमें भी रेड हैट लिनक्स का जो फ्री वर्जन है सेंटोस वो चल रहा है। अब ऐसा नहीं करो, नाम ले लिया ठीक है, नाम ले रहे हैं तो बदनाम कर रहा है, सही है भाई। अच्छा तो मैंने उसका जो बूट प्रोसेस है उसमें भी ग्रब है और ऐसा ही है, सही है। बहरहाल तो आपने डिफॉल्ट देखा, आपके पास ग्राफिकल टारगेट था, आपने उसको मल्टी यूजर करना है तो मल्टी यूजर कर दिया, वो कमांड लाइन आ जाएगा। आपने अगर उसको शटडाउन की डॉट टारगेट करना है तो ये इस वाले टारगेट में आ गया। अब मैंने इस मशीन को रिबूट किया है, जब मैंने इस मशीन को रिबूट किया तो रिबूट करने के बाद क्या हो रहा है जरा देखिएगा। ये मशीन मेरे पास यहां पे आ गई है
और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। घूमती रहेगी यार, अभी 15 मिनट चले जाएगी। बार बार यूजर नेम मांग रहा है मुझसे तो भाई, सिक्योरिटी सबका सख्त सिक्योरिटी लगा दी है, बूट करने में भी यूजर नेम मांग रहा है। ये मेरी मशीन स्टार्ट हुई और ये मशीन स्टार्ट होके किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाके क्या करेगी, ये कुछ कर रहा है और करने के बाद उसने मेरी मशीन में तो कहीं और जाके फंस गई। तो मेरे पास ग्राफिकल व्यू पे जाके फंस गया था। क्यों फंस गई भाई? शटडाउन और टारगेट है वो स्टार्ट होता फंसना ही था उसमें भाई। कहीं लिखा आ रहा है कि शटडाउन की तरफ जा रहे हैं, किसी जगह पे लिखा आ रहा है। मेरे केस में तो वो किसी जगह पे जाके फंस गया है और वो आपके पास भी कहीं ना कहीं जाके जो ना किसी ना किसी स्टेज के ऊपर जाके, किसी भी स्टेज के ऊपर जाके जो ना वो फंस सकता है, वो फंस जाएगा। क्यों फंस गया भाई? वो आपको बताएगा नहीं कि मसला क्या है, बैकएंड पे क्या किया है। पढ़ रहे हैं भाई तो पूरी डिटेल से। कहां लिखा हुआ है शटडाउन? हमें नजर नहीं आ रहा। डिवाइस मैनेजर से ऊपर हाँ, ये ऐसी कुछ मैसेज यहाँ पे कहीं दे रहा है। बिल्कुल। अब ये मेरी मशीन यहाँ पे आके रुक गई है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास वही ऑप्शन है कि मैं वहां जाऊं। कहां जाऊं? कुछ बड़ा है आगे, लेकिन बहरहाल इसने स्टार्ट नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसका जो टारगेट सेट किया है वो टारगेट क्या है। मैंने इसे हार्ड रिबूट किया। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में आपकी मशीन फंस जाएगी तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी सिचुएशन है, यहां पहले एक दफा देख लें। ये वाली सिचुएशन है। 2-3 वजह हो सकती है जब मशीन यहां पे आके फंसेगी। वो वजह क्या हो सकती है कि आपने मशीन को ग्राफिकल स्टार्ट करने का कहा है, लेकिन ग्राफिकल की कोई फाइल डिलीट हो गई। ग्राफिकल के लिए जो डिपेंडेंसी होती है, जो फाइलें होती हैं, जो सर्विसेज होती हैं, वो मिस हो गई, वो करप्ट हो गई। आपका ग्राफिक्स करप्ट हो गया तो आपकी मशीन स्टार्ट नहीं होगी और वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर फंसी रहेगी। फिर आपने कहा ग्राफिकल नहीं, आपकी मशीन इंस्टॉल ही आपने CLI में की थी, ग्राफिकल आपने इंस्टॉल ही नहीं किया था। टेक्स्ट मोड में आपकी मशीन टेक्स्ट मोड में स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है उसका टेक्स्ट मोड या टेक्स्ट मोड को चलाने वाली जो फाइल्स थी वो करप्ट हो गई हैं, वो खराब हो गई हैं। हमारे केस में क्या हुआ? हमारे केस में तो हमने जानबूझ के उसको ऐसे मोड में डाल दिया, ना ग्राफिकल की फाइलें खराब हुई थी, ना टेक्स्ट की फाइलें करप्ट हुई थी, बल्कि हमने जानबूझ के उसको एक ऐसे मोड में डाल दिया कि जिसका नाम था शटडाउन। आपको ये बताने के लिए कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आप फंस जाएं तो आपको क्या करना है। हाँ, अगर इन्होंने सवाल किया कि अगर ये ग्राफिकल की फाइल करप्ट हो जाए तो क्या ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट मोड में चला जाएगा, तो आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। वो होगा ये कि अगर वो ग्राफिकल स्टार्ट नहीं कर रहा तो वो एक जगह पे जाके वो अपने टारगेट को अचीव करने की ना कोशिश कर रहा होगा। वहां पे आपके पास चॉइस होती है। जैसे ये मेरी मशीन है, ये अगर फर्ज करें उस जगह पे जाके फंस जाए तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं फंसी हुई मशीन के ऊपर मैं क्या चलाऊं भाई, या मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं कमांड चलाऊं कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस F2। मैं ये चलाऊंगा तो वो मशीन जो GUI पे जा रही थी, मैंने कंट्रोल ऑल्टर F2 किया, वो मुझे कमांड का टर्मिनल प्रॉम्प्ट दे देगी, मैं उसके ऊपर लॉगिन करके टेक्स्ट मोड में जा सकता हूं। ये ऑप्शन मेरे पास होगा। मुझे ये कंट्रोल ऑल्टर F2 करना पड़ेगा ताकि मैं वो जो स्क्रीन, जिस स्क्रीन के ऊपर वो GUI पे जा रहा था, मैंने वहां पे कंट्रोल और रुका हुआ था, मैंने कंट्रोल ऑल्टर F2 किया तो मुझे टेक्स्ट मोड में ले जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो खुद से मुझे टेक्स्ट मोड में लेके नहीं जाता। अब मैं वापस यहां पे आ गया हूं। कमांड मैंने क्या लिखी है, ई प्रेस किया।
उसने मुझसे यूजर का नाम पूछा, उसने मुझसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, मैंने यूजर का नाम पासवर्ड डाल दिया। वही लाइन जिस लाइन पे मैंने जाके लिनक्स वाली लाइन, जिस लाइन पे जाके मैंने init = bin bash लिखा था, वहां पे मैं क्या लिखूंगा? मैं आपको नोट पैड पे दिखा रहा हूं। यार मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा। systemd.unit = कौन से टारगेट में जाना है? ग्राफिकल डॉट टारगेट। या कौन से टारगेट में जाना है? multi-user.target। जो टारगेट आप यहां पे मेंशन कर देंगे वो आपको उस टारगेट में पहुंचा देगा। क्या लिखा है मैंने? ये देख लें। ये उस जगह की बात कर रहा हूं जहां पे मैंने लिखा था पहले, वो init = /bin/bash ये लिखा था ना, उस जगह पे, उसी लाइन में, सेम उसी जगह पे मुझे क्या लिखना है? मुझे ये लिखना है systemd.unit multi-user target। और ग्राफिकल में जाना है तो मल्टी यूजर की जगह पे मैं लिख दूंगा ग्राफिकल टारगेट। ये मुझे उसी जगह पे जाके लिखना होगा और कंट्रोल X करना होगा। तो अगर कोई टारगेट का प्रॉब्लम होगा, GUI टारगेट पे नहीं जा रहा, मैंने अपनी मशीन को CLI टारगेट पे पहुंचा दिया ताकि मैं GUI को सही कर सकूं, ये देख सकूं कि GUI क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। तो मेरे केस में मैं अपनी मशीन पे आया हूं, मैंने वहां लिखा है systemd.unit = graphical.target। ये मैंने लिखा है ग्राफिकल, L भी लगा दिया। स्पेलिंग सही है भाई? हाँ सही है। और कंट्रोल X कर दिया। क्या लिखा है उस जगह पे मैंने? अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे मेरी मशीन जो है वो बिल्कुल सही स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ये वाली लाइन लिखी है, वहां पे उस जगह जाके जहां पे, और जब ये मेरी मशीन नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी तो मैं उस मशीन को जो है वो क्या कर लूंगा भाई? चेक करते हैं। मैं अपना टारगेट सबसे पहले चेक करूंगा और मैं उस टारगेट को जो है वो, कभी कभी ऐसा होता है ना, कस्टमर कॉल करते हैं, बोलते हैं यार ये मशीन में ये मसला आ गया, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर आप वो ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स जो लोग एक्सपर्ट्स फॉलो करते हैं, अगर आप, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं IT में ट्रबल शूटिंग की जो आपको मिल जाती है गूगल पे, उनमें क्या होता है कि कुछ कोई भी टेक्निकल की तरफ जाने से पहले वो आपको कुछ स्टेप्स बता रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बात मालूम है, मेरा कस्टमर ये कहेगा ना यार ये मशीन जो है ना पता नहीं क्या हो गया, भाई क्या किया था, तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगा क्योंकि मुझे उसको ट्रबल शूट करना है, रीइंस्टॉल की तरफ नहीं जाना, रीइंस्टॉल की तरफ नहीं जाना। अभी आज से जिस दिन मेरे यहाँ पहला सेशन था उस दिन ही रात की बात है, बल्कि उससे तो एक दिन पहले की बात है। मेरा एक SAP का सर्वर, लाहौर के एक क्लाइंट है, उसको SAP का सर्वर का प्रॉब्लम आ गया। उसने मेरे वहां लाहौर के इंजीनियर से बात की, तो उसने कहा यार मैं आज टाइम दे सकूंगा, फैमिली में तो तकलीफ है। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं वहां पर ट्रेनिंग कराने के लिए गया था, तो उसने डायरेक्ट मुझे फोन कर दिया। मुझे कहना सर एक सर्वर है SAP का जो कि प्रोडक्शन सर्वर है, और बल्कि प्रोडक्शन नहीं था, वो प्रोडक्शन का रेप्लिका था। तो कहना वाले सर्वर जो है बूट नहीं करता, प्रॉब्लम करता। अब जाहिर है मेरे पास जो है वो, मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ। तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की कि मैं उस सर्वर को जो है वो स्टार्ट करूं, और एक स्टेज ऐसी आई जब मैंने उसको कहा कि यार इसको जो है ना रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने कहा उसको, तो जब मैंने उसको रीइंस्टॉल करने के लिए कहा तो उसने मुझे एक हिंट दिया, और हिंट देने के साथ ही मैंने उस मशीन को जो है स्टार्ट कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने मुझे हिंट कैसे दिया, क्यों दिया? इसलिए दिया कि मैं जो जो काम कर रहा था वो मैं उसको बताता जा रहा था, देखो मैं ये वाली ट्राई कर रहा हूँ, इसमें ये चांसेस हैं, ऐसा करूंगा। मैंने उसको बताया कि ऐसा करूंगा। अगर मैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता तो मैं असल में कर क्या रहा हूं, और ये सोच रहा होता है कि मेरे लेवल की बातें, ट्रबल शूटिंग की बातें कहां समझेगा। होता ना बात, कभी कभी हम सोचते हैं यार जूनियर कहां समझेगा। अल्लाह ने जब किसी को इज्जत दे दी होती ना, आप जितने बड़े पुण्यवान बनाओ, इतने बड़े एक्सपर्ट बनाओ, मैं अभी आपको सर्टिफिकेट
ऑप्शन था, मैं उसको ईमेल में लिख देता यार कि मशीन क्रैश हो गई है, इसको रीइंस्टॉल कर लो। रीइंस्टॉल करने का मतलब क्या है कि अगर एस वालों को बोलता भाई मैंने मशीन क्रैश बना दी है, इसके ऊपर एसएपी दोबारा इंस्टॉल कर दो। एसएपी दोबारा इंस्टॉल करना कितनी देर का टाइम है? आधे घंटे में हो जाता है? टाइम लगता है ज्यादा? हो जाता है? अच्छा जी, ये देखें मेरी मशीन कहां पे आ गई है। ये वही मशीन है जिसके अंदर डिफॉल्ट टारगेट क्या सेट हुआ हुआ है, अभी आप देख लीजिएगा। तो ये डिफॉल्ट टारगेट शटडाउन सेट हुआ हुआ है, लेकिन चूंकि मुझे मालूम थी ये बात कि अगर कभी डिफॉल्ट टारगेट को आपने, ये देखें राइट माउस क्लिक करके टर्मिनल पे गया हूं, आपको दिखा रहा हूं, सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट शटडाउन डॉट टारगेट। ये मशीन कभी भी ये मशीन स्टार्ट नहीं होती, लेकिन अब हो जाया करेगी, क्योंकि आपको मालूम था कि मेरी मशीन कहां तक आ रही है, किस स्टेज तक पहुंच रही है मेरी मशीन, ये बात आपको मालूम थी। और आपको ये भी मालूम थी, समझिएगा जरा, आपको मालूम था कि अगर मेरी मशीन यहां पे फंसेगी तो मुझे यहां पे जाके क्या लिखना है, मशीन अप हो जाएगी। इस तरह हर स्टेज की अगर किसी सर्विसेज में फंसेगी तो कहां जाके क्या लिखना है, फाइल सिस्टम में फंसेगी तो कहां जाके क्या लिखना है, ड्राइवर में फंसेगी तो कहां पे जाके क्या लिखना है, कर्नल इनिट आरडी लोड होते हुए फंसेगी तो कहां पे जाके क्या लिखना है। अगर आपको ये पता चल जाए तो क्या आप किसी भी मशीन को किसी भी स्टेज पर हो, क्या आप स्टार्ट नहीं कर सकते? भाई मेरी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, क्या करूं? वो जो मैकेनिक है उसको पता है कि जब चलते चलते गाड़ी बंद हो जाए तो कहां से पेट्रोल आ रहा है, कौन सी वाली लाइन होती है, कहां पर मुंह लगा के जो है वो, अब तो शायद नई गाड़ी में सिस्टम खत्म हो गया, जब भी होता है लगा खींचने वाला पंपिंग पता है यार, उसको पता है, आपसे बोले भाई 5 से घूमर खड़ी स्टार्ट कर दूंगा। क्यों कर देगा? उसको इसलिए कर देगा कि उसको ये बात मालूम है कि भाई कहां से क्या आ रहा होता है, करंट कहां से आ रहा है, पेट्रोल फ्यूल कहां से आ रहा है। जो इग्निशन में चाबी लगानी है वो उसमें वो उसका क्या सिस्टम है, उसको वो सारी वायरिंग्स का पता है। तो मशीन को अगर आपको ये सारी चीजें पता हो कि कहां पे किस स्टेज पे मुझे क्या करना है, अगर आपको ये सारी चीजें बता दी जाएं तो आप इजीली मशीन को फिक्स कर सकते हैं। कुछ ऐसे फिक्सेस हैं जो अभी आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इससे ऊपर वाली एक स्टेट आएगी, थोड़ा सा आगे चल के पार्टीशन में ये वाली स्टेट आएगी नंबर 2 वाली, तो वो मैं आपको फिर बताऊंगा। लेकिन ये मैंने कोशिश की है आपको ये बताने की कि लिनक्स का बूट प्रोसेस क्या है, और बूट प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है टारगेट, अगर उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैं उससे नीचे वाली एक लेयर की चीज आपको एक और बता रहा हूं। चेंज करना पड़ेगा उन प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कहा सर जी आपने ये टारगेट जो सेट किया था डिफॉल्ट, ये तो हमें दिखाने के लिए किया था, आप काइंडली इसको जो है वो क्या कर दें, डिफॉल्ट सेट कर दें। और डिफॉल्ट क्या सेट करें, अगर आप मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट करेंगे तो अब आपका ये क्या सेट हो गया ये। और अब मैं अगर इस मशीन को रिबूट कर दूं तो मेरी मशीन कहां जाएगी, मेरी मशीन GUI पे नहीं जाएगी, मेरी मशीन जाएगी CLI मोड में। और यहां पर ये बात ध्यान में रखिएगा, आप अपनी मशीन को GUI मोड में चलाएं या अपनी मशीन को CLI मोड में चलाएं, आपकी सर्विसेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये डेटाबेस सर्वर है तो डेटाबेस एज इट इज चलेगा जैसे पहले चल रहा था। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज नहीं आएगी, GUI नहीं आएगा। और वो आपके पास ऑप्शन होगा, जब भी आप चाहें CLI से GUI में जाएं, GUI से CLI में आएं, और आपको ये नहीं पूछेगा क्या कि रिबूट करो।
बगैर रिबूट किए आप ये काम इजीली कर सकते हैं, किसी भी मोड से दूसरे मोड में स्विच कर दें। जब मुझे कोई काम करना है, आईपी एड्रेस सेट करना है, कमांड्स तो मुझे पता नहीं है, मैंने सिस्टम सीटीएल कमांड चलाई, आइसोलेट की और मैं जीयूआई में चला गया, आईपी एड्रेस सेट किया, वापस सीएलआई में आ गया। अपनी मशीन को प्रोडक्शन में सीएलआई पे डाल दिया, और अगर कोई काम करना है उसकी कमांड मुझे नहीं पता, स्विच किया थोड़ी देर के लिए जीयूआई और वापस सीएलआई पे आ गया। ऐसा करने से क्या होगा कि जो जीयूआई है वही सिस्टम की रिसोर्सेज ज्यादा लेता है। माइक्रोसॉफ्ट क्यों कोर के ऊपर आया भाई? रीजन क्या है कि कोर में रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होती हैं एज कंपेयर टू जीयूआई के। लिनक्स की मशीन अगर सीएलआई में चलेगी तो 512 एमबी रैम के ऊपर चलेगी, अगर जीयूआई में चलेगी तो 1500 एमबी रैम पे चलेगी। सीएलआई इंस्टॉल करेंगे तो 800 एमबी पे इंस्टॉल हो जाएगी, जीयूआई करेंगे तो 4 से 6 जीबी के दरमियान का स्पेस लेगी। और इस तरह सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी है। मैंने अपनी मशीन को लॉगिन किया, पासवर्ड दे दिया, लॉगिन हो गई। अगर इस मशीन को लॉगिन करके मुझे जाना है सिस्टम सीटीएल आइसोलेट, ये कमांड में नोटपैड पे लिखूंगा, हो सकता है कि आपको नजर ना आ रही हो, ग्राफिकल डॉट टारगेट। मैंने कहा मुझे ग्राफिकल टारगेट पे जाना है, सीएलआई डिफॉल्ट था, चले जाओ, ये जीयूआई पे ले जाएगा। कमांड मैंने क्या लिखी है, पहले वो स्क्रीन मेरे पास आ जाए जीयूआई वाली, फिर मैं आपको दिखाता हूं। सर एक चीज मैं देख लीजिए, जो आपने बताया था कि आपने कमांड के लिए टारगेट शटडाउन को जोड़ा, उसके बाद मशीन आपने ऑन की और उसके बाद जो बैक में जाना था वो कंट्रोल ऑर्डर F2 करके जाना था। ये किससे जाते बैक में किसका कहते थे? ई प्रेस करके, ई प्रेस कर, जस्ट ई। ये देखें टर्मिनल पे गया हूं और टर्मिनल पे जाके मैंने क्या लिखा है, सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट। मेरा डिफॉल्ट क्या है? मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब है सीएलआई, और मैं इस वक्त कौन से टर्मिनल पे हूं? जीयूआई। मैंने यहां पे एक कमांड लिखी है रन लेवल। हो सकता है यूएसए वगैरह में इधर उधर जॉब्स आती हैं तो लिखा हुआ होता है, उसमें एक लाइन लिखी होती है रन लेवल 3 एक्सपर्ट रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड? रन लेवल 3 एक्सपर्ट रिक्वायर्ड। रन लेवल 3 एक्सपर्ट रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? जॉब आई सॉरी थी कि भाई ईएनसी में जॉब है और उसमें लिखा हुआ है रन लेवल 3 एक्सपर्ट रिक्वायर्ड। रन लेवल 3 एक्सपर्ट रिक्वायर्ड का एक मतलब यह भी होता है कि लेवल 3 इंजीनियर रिक्वायर्ड। लेवल 3 इंजीनियर मतलब ऐसा इंजीनियर कि जिसको कमांड लाइन दे दो, उसको पूरा उसका आर्किटेक्चर पता होगा, कहां पर जाके क्या करना है। रन लेवल 3 का मतलब है कमांड लाइन या लिनक्स में मल्टी यूजर, और रन लेवल 5 का मतलब है जीयूआई। मैं अभी कौन से रन लेवल पे हूं? पहले मैं 3 पे था, अब मैं 5 पे आ गया। अगर मैं इसको वापस जाना चाहूं 3 पे तो कैसे जाऊंगा? कमांड लिखूंगा यहां पे क्या, सिस्टम सीटीएल आइसोलेट मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट। नॉर्मली हमें इस टारगेट को जैसे ही मैं ये कमांड लिख के एंटर करूंगा, आइसोलेट का मतलब यह है कि मुझे उस टारगेट में पहुंचा दो। इस टारगेट में कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं? ये हैं हमारे टारगेट जो कि आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप मशीन पर हैं तो आपको इस टारगेट में जाना है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एरर आ रहा है, आपने वो एरर कॉपी किया और कॉपी करके आपने गूगल पे डाला। गूगल ने कहा कि सबसे पहले जाओ मैं इमरजेंसी टारगेट में, और इमरजेंसी टारगेट में ये 2 कमांड चला दो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो क्या आप कर सकते हैं?
मेरी एक मशीन, समझे मेरा बात, मेरी मशीन जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही। अब फोन कर रहे हैं, तैयब साहब को फोन में नहीं उठा रहे, बिजी कर रहे हैं, आई एम इन क्लास, आई एम इन ड्राइविंग। भाई कितनी देर तक ड्राइविंग चलेगी? वो चली चले जाएगी ड्राइविंग, पूरी नहीं उठा रहे, आप क्या करेंगे? आपका क्या ऑप्शन है? आपने देखा एरर क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है? आपने एरर देखा, बोला चलो यार उस सर्वर पे एरर आता तो आपने गूगल किया यार ये एरर क्या है? गूगल ने कहा भाई ये एरर ये है कि अपनी इमरजेंसी मोड में जाओ और इमरजेंसी टारगेट में जाओ और वहां जाके 2 कमांड चला दो। तैयब साहब को फोन नहीं उठा रहे, बॉस क्या करें? तो समझ लेंगे ये भी कोई चीटा है, 2 दिन में सीखा होकर आ गया। तो क्या करेंगे? आप तुम्हें तो ट्रेनिंग कराई थी। भाई तो ट्रेनिंग कराई थी तो क्या मतलब है? अब वो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट करेगा जब आप नई चीज बनाएंगे। सही है? उस बेचारे को नहीं मालूम होगा कि तो हमने गूगल किया, गूगल ने बताया कि यार इमरजेंसी मोड में जाओ और वहां जाके 2 कमांड चला दो, फिर मशीन को रिबूट कर दो, तुम्हारी मशीन चल जाएगी। रेस्क्यू मोड में जाओ, वहां जाके ये 1 कमांड चला दो, ये 2 कमांड चला दो, ये 3 कमांड चला दो, ये स्टेप्स फॉलो कर लो। अगर आपने कर लिए तो आपकी मशीन चल जाएगी। अब हमें तो यही नहीं पता रेस्क्यू मोड में जाते कैसे हैं, किसी ने हमें बताया ही नहीं। जब भी मशीन बूट नहीं हो रही होती, आप उस एरर को, जो एरर आ रहा होता है, आप उसको गूगल करें, वो आपको इसी तरह की बातें बताएगा कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये स्टेप फॉलो कर लो। अब क्या एक मशीन बूट नहीं हो रही? क्या आप ग्राफिकल में बूट नहीं हो रही? ग्राफिकल में बूट नहीं हो रही, फंस रही है, आपके पास एक ऑप्शन है, आपने कहा यार रिबूट करता हूं और वहां पे लिखता हूं मल्टी यूजर टारगेट। कहां पे? वही जो जगह नहीं थी जहां पे हम गए थे, हमने कहा लिनक्स वाली लाइन में एंड पे जाके लिखो systemd.unit इज इक्वल टू मल्टी डैश यूजर डॉट टारगेट। ये लाइन लिखनी थी वहां पे। कौन सी जगह पे? init इज इक्वल टू bin bash की जगह पे। आपकी मशीन ग्राफिकल टारगेट में बूट नहीं हो रही, आपने ये वाली कमांड लिखी वहां पे एडिट करके अपने ग्राफ को, इसमें भी बूट नहीं हो रही। फिर क्या लिखा आपने? फिर आपने लिखा रेस्क्यू में बूट हो जाए। अगर रेस्क्यू में भी बूट नहीं हो रही तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे इमरजेंसी में बूट हो जाए। इमरजेंसी में भी बूट नहीं हो रही, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप आएंगे यहां पे, कहां पे? init इज इक्वल टू /bin bin/bash। तुम ना ग्राफिकल में चल रहे हो, तुम ना कमांड लाइन में चल रहे हो, तुम ना, जरा गौर कीजिएगा, ना GUI पे चल रहे हो भाई, ना CLI पे चल रहे हो। अच्छा ऐसा करो, फिर रेस्क्यू में ले जाओ। रेस्क्यू में जहां पे ना फाइल सिस्टम माउंट होंगे, ना ड्राइवर लोड होंगे, 2 काम नहीं करूंगा मैं। बोला वहां पे कर लो, रेस्क्यू में ले जाओ। बोला वहां भी नहीं कर रहा, तो बोला अच्छा चलो फाइल सिस्टम भी माउंट नहीं करो, सॉरी नहीं कर रहे, वो भी नहीं करो, ड्राइवर भी लोड नहीं करो, रेस्क्यू में ले जाओ। रेस्क्यू में जा रहा, तो बोला अच्छा रेस्क्यू में जा रहा तो ऐसा करो, बिल्कुल इमरजेंसी मोड पे ले जाओ। और अगर इमरजेंसी भी लेके नहीं जा पा रहे तो भाई फिर bin bash इधर पहुंचा दो। अगर आप यहां पे भी नहीं जा पा रहे, इसका मतलब यह है कि अब आपको सीधी से अपनी मशीन को क्या करना होगा? बूट करके फिक्स करना होगा। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर है जैसे वो F8 प्रेस करके आप कहते थे ग्राफिकल, कमांड प्रॉम्प्ट, लास्ट नॉन गुड कॉन्फ़िगरेशन, CLI, ये वही उसी तरह के ऑप्शन है। सारी वहीं चलेंगी। यहां अगर मेरी मशीन चल रही है, हाँ इनका एक सवाल है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब ये मेरी चलती हुई मशीन है, चलती हुई मशीन में मशीन बंद नहीं है, चल रही है। चलती हुई मशीन में कोई मसला आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, कहां आ रहा होता है एरर, वो मैं आपको लॉग्स दिखाऊंगा। लेकिन चलती हुई मशीन में कोई मसला आ रहा है,
और मैं चाहता हूं मशीन, चलती हुई मशीन से मैं पहुंच जाऊं अपने रेस्क्यू मोड में, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सिस्टम सीटीएल आइसोलेट रेस्क्यू डॉट टारगेट। अगर मैंने इंटर कर दिया तो ये मेरी मशीन को रेस्क्यू में पहुंचा देगा। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं कमांड चलाई, इंटर किया, एक फाइल बनाने की कमांड थी, मैंने कहा फाइल बनाओ, डायरेक्टरी बनाओ, इंटर किया, वो बोल रहा है रीड ओनली फाइल सिस्टम, यानी कि वो कह रहा है तुम्हारा फाइल सिस्टम करप्ट हो गया है, मैं जिस फोल्डर में, जिस डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट करने जा रहा हूं, मुझे क्रिएट करने नहीं दे रहा, और एरर दे रहा है, आयो एरर, रीड ओनली फाइल सिस्टम, कोई भी एरर दे रहा है। तो वहां पे मैंने उस एरर को उठाया, गूगल पे डाला, गूगल ने कहा भाई रेस्क्यू मोड में जाओ और वहां जाके फाइल सिस्टम की रिपेयरिंग चला दो, और जब चल जाए फिर वापस आ जाना नॉर्मल मोड में आइसोलेट करके। तो मैं कहां गया, रेस्क्यू मोड में। जब मैं रेस्क्यू मोड में जाऊंगा तो मुझसे पूछेगा रेस्क्यू मोड में पासवर्ड बताओ। पासवर्ड क्या है, रूट का पासवर्ड क्या है, मैंने रूट का पासवर्ड डाल दिया। हाँ, सर्विसेज डाउन हो जाएंगे अगर आप रेस्क्यू मोड में जाएंगे तो। रेस्क्यू मोड में जाने का मतलब है सर्विसेज डाउन, आपकी प्रोडक्शन डाउन आपका। हैं? नहीं देखें, हम तो आपको ये कोशिश ही कर रहे हैं इसलिए कि भाई आपको चीजें एटलीस्ट आप लेवल 1 का काम हमें कॉल करने से पहले आप खुद करें, आप कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आप करें, एटलीस्ट आपको पता तो हो यार। ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं कि आपको सारे पता है क्या समझते हैं, अब आपको सारे समझते हैं कि यार बस इनको भेजो, तो बड़ी एक्सपर्ट है, इनको भेजो, बस 2-3 दिन में काम करके आ जाएंगे। अब सूचे मैनेजर एक बड़ी प्रोडक्ट है, मुझे भेज के लाओ, पता है सैटरडे संडे मैं फुल क्लासेस देता हूँ, पढ़ाता हूँ ना मैं, तो उनको पता है कि फ्राइडे तक ये इसको वेडनेसडे को भेजेंगे और फ्राइडे तक किसी को शूटिंग काम निपटा देना है, मंडे को नहीं भेजेंगे, वेडनेसडे को भेजेंगे, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन में निपटा देगा। दिन रात काम करेगा, प्रोजेक्ट रिप्लाई करके आ जाएगा, साइन ऑन लेके मुझे वापस आ जाएगा। सैटरडे संडे तो बोलता भाई दुनिया में कहीं भेज दो, हफ्ता एक बार तो मेरी 6 घंटे की क्लास होती है, मुझे कराची में आना है। मैं यार रात को पहुंचा, मैं अकेला नहीं कर सकता, एक दिमाग सब कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह ने पूरा सिस्टम बनाया ना भाई। मैं क्या, मैंने लाहौर के मंदिर को रात को उठा दिया, मैंने बैठ होटल में आ जा रही मेरे पास, कल जो काम करने हैं सारे मैं एक दफा करके दिखाऊंगा, फिर वहां जाके करेंगे, क्योंकि जब आप करने के लिए जाते हैं ना, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें होती है, फंस जाती है। मैंने उसको बुलाया, पूरा पढ़ाया, पूरा कल जाके काम करेंगे, शरीर जुलूम में काम, शरीर जुलूम लाहौर ना आपने हमने गए, हमने वहां जाके पूरा दिन काम किया, सुबह से लेकर रात 10 बजे खाना खाया, फिर उसको बिठा लिया 3-4 बजे, फिर उसको समझाया सारा काम क्या करना है, फिर वो चला गया। फ्राइडे के दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक छोटे से मसले की वजह से मैं फंस गया, और मुझे ये लगने लगा कि 10 बजे वाली फ्लाइट में ना मिस नहीं करना पड़ेगा, वो छोड़ना ना पड़ जाए, क्योंकि जाहिर है काम करने के लिए तो छोटा थोड़ा सा काम रहेगा, रुक के करना पड़ेगा, करके आना पड़ेगा, बहुत सारा लोग मिल गया, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। एक सिर्फ सिस्टम के नाम की वजह से, कोई होता है ना, जब आप ऑरिकल में या SAP में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो बोलता है स्विच है ना, वो एक SAP सिस्टम नेम एरर आता है ना, SAP सिस्टम नेम, वो प्रोफाइल से सिस्टम का नाम नहीं उठा रहा था। वो उस मेरे जो जूनियर लड़का था, शायद वो ऐसा जूनियर नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताया कि भाई आप, वो काम कर रहा था, वो अपना नमाज पढ़ रहा था, खाना खा रहा था, मैं जो है वो काम कर रहा था, उसने मुझे बताया कि भाई आप जो है ना 3 घंटे लगा दिए मैंने उस पर, कितने घंटे, और शायद 3 घंटे से ज्यादा लगा दिए हूं, 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक जो है ना वो उसी के ऊपर बैठा रहा, मैं होके नहीं दे रहा था। जाहिर है जब ये चीजें नहीं होंगी तो फिर SAP वालों को आप कैसे सर्वर देंगे कि लो भाई इंस्टॉलेशन कर लो। तो उसने मुझे बताया कि भाई
आप जो है वो कहां पे फंस रहे हैं और क्या करना चाहिए। तो होता क्या है कि कभी कभी हम आते हैं ना ट्रबल शूटिंग में, आपके पास एक हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ऊपर हमारी मैनेजमेंट को फोन कर रही है, फिर हमें भी भेजा जा रहा है यार कर लो यार जाके, तो थोड़ा प्रेशर होता है, उस वक्त प्रेशर होता है। अगर मैं आपको बताऊंगा ना यार मैं ये करने आया हूं, देखो यार मैं ये चीजें चेक करता हूं भाई, तो आपको भी थोड़ा सा जहन में आएगा अच्छा ये चीजें हमने की थी 6 महीने पहले हमने की थी। तो हो सकता है कि आप हमें कहीं पे किसी जगह पे ये हिंट दे रहे हो कि भाई ऐसा कर लेना, ऐसा क्यों नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए जो है वो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको बेसिक्स पता हो, आप हमें छोटे छोटे चीजों के लिए हमें कॉल करने के बजाय कुछ काम ऐसे हों जो आप अपने लेवल पे खुद ही कर लें। ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं यार एसएलए की क्या जरूरत है, तो भाई नहीं करें एसएलए, कोई मसला थोड़ी है। ये मैं कह रहा हूं, वो सेल्स वाला तो बोलेगा करो। खैर, तो मैं कहां पे आ गया, अगर मैं यहां पे आ गया हूं, मैंने यहां लिखा सिस्टम सीटीएल आइसोलेट, कौन से टारगेट में जाना है, ग्राफिकल डॉट टारगेट, मुझे वापस ग्राफिकल टारगेट में पहुंचा दो। मैं आइसोलेट करके आया मेंटेनेंस मोड में, रेस्क्यू मोड में, इमरजेंसी मोड में, और वहां से वापस स्विच कर गया। ये ध्यान में रहे कि मैंने मशीन को, सर्विसेज तो बंद हो गई लेकिन पूरा जो फुल रीसेट होता है ना मशीन का, फुल रीसेट वो नहीं किया मैंने। आइसोलेट, हाँ रनिंग मशीन में आइसोलेट बेसिकली एक टारगेट से दूसरे टारगेट में मूव करने के लिए होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट में आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में लास्ट नॉन गुड कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो क्या आप बगैर रिबूट किए जा सकते हैं? लास्ट नॉन गुड कॉन्फ़िगरेशन में बगैर रिबूट किए जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लिनक्स में आप जा सकते हैं, आपको मशीन को रिबूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी भाई, इसमें ये जो मैंने थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग के हवाले से बात की है, इसमें अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो पूछने वाली है तो आप पूछ लें। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं जो कि फाइल सिस्टम से रिलेटेड है, फाइल सिस्टम से रिलेटेड। यह भी मैं जानबूझ के एक मिस्टेक कर रहा हूं और उसके बाद वो मुझे इस जगह पे लाके, टारगेट से पहले मुझे लाके इस जगह पे छोड़ देगा। वो क्या है आप नहीं कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर बाद में पार्टीशन के बाद आपको करना होगा ये, फिर आप मेरे साथ साथ उस वक्त कर लीजिएगा। लेकिन मैं एक फाइल होती है उसको मैं जी एडिट करके ओपन कर रहा हूं, ईटीसी के अंदर एफएस टैब, फाइल सिस्टम टेबल, एफएस टैब, ये एक फाइल है जो मेरे पास आ रही है। अरे मेरे पास तो पार्टीशन नहीं, हाँ चलो सही है। मेरे पास एक स्वैप का पार्टीशन था, गलती से मैं इस फाइल में एडिट करने के लिए गया और गलती से यहां पे जो 1 लिखा हुआ था ये 1 मुझसे डिलीट हो गया और मुझे पता नहीं चला। ये 1 डिलीट हो गया स्वैप के पार्टीशन का। इस 1 का क्या मतलब है, ये आप जब पार्टीशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने इस मशीन को इस फाइल में एडिटिंग कर रहा था, गलती से हो गया, सेव कर दिया और सेव करके इस मशीन को मैंने रिबूट किया। तो देखते हैं ये मशीन किस स्टेज पे जाके फंसेगी। अच्छा, किस स्टेज पे फंसेगी? अगर आप चूंकि बूट के प्रोसेस को समझते हैं, आपको पता है जब भी कभी फाइल सिस्टम टेबल एफएस टैब की फाइल में कोई मसला होगा, आपकी मशीन यहां पे आके फंस जाएगी, माउंटिंग फाइल सिस्टम पे फंस जाएगी और कैसा बिहेव करेगी वो आप यहां पे देखिएगा। N5 का मतलब है आप डायरेक्ट जो है वो
5 पे आ गए हैं, जी वाले पे आ गए। भैया अगर आप 5 से कमांड लाइन पे जाएंगे और कमांड लाइन जाके चेक करेंगे तो 5 और 3, फिर आप वहां से वापस आ जाएंगे तो वो एक पहला वाला दिखा रहा था कि पहले आप किस पे थे और अब आप किस पर हैं। तो अगर N5 लिखा लो तो पहले आप किसी भी नहीं थे, अब आपने बूट किया और आप रन लेवल 5 पर हैं। बस यहाँ पर रन लेवल 5 का मतलब है पहले लिनिक्स में टारगेट्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता था। जो लोग पहले से लिनिक्स पे काम कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि पहले इस्तेमाल होता था वर्ड रन लेवल 1, रन लेवल 3, रन लेवल 5, 1, 3, 5 अभी भी होते हैं, लेकिन अब रन लेवल की जगह पे वर्ड चेंज हो गया है और 5 की जगह पे आ गया है ग्राफिकल टारगेट। अब रन लेवल की जगह वर्ड चेंज हो गया, टारगेट बन गया। हाँ, कमांड है, पुरानी कमांड जो अभी भी होंगी, वो अभी भी चलेगी, लेकिन ऐसा होता है कि एक कमांड थी जो वर्जन 12 में थी, अब उन्होंने उस कमांड को वर्जन में आगे चेंज करना है। तो वर्जन, मिसाल दे रहा हूं, वर्जन 13 में क्या करेंगे, नई वाली कमांड भी डाल देंगे और पुरानी वाली भी डाल देंगे। और वर्जन 14 में क्या करेंगे, पुरानी वाली भी डाल देंगे और नई वाली डाल देंगे। ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पुरानी कमांड मिलेगी, लेकिन वो अब खत्म हो गई है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दूं, किसी ने सवाल किया था कि RHEL, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, RHEL 12 में और RHEL 15 में क्या फर्क है, सही है। तो मैं उसकी कोई डिटेल शीट मैंने आपको अभी नहीं दिखाई, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। RHEL 11 में क्या होती थी, NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, NTP। RHEL 11 की बात की, 12 में क्या हुआ, उन्होंने कहा RHEL 12 में NTP भी है और RHEL 12 के अंदर क्रोनी भी है। क्रोनी दो है नई, एक पुरानी वाली एक नई वाली, क्रोनी और NTP। RHEL 15 में आ गए, उन्होंने कहा हमने NTP का जो सिस्टम था उसको ड्रॉप कर दिया, अब क्रोनी है शुरू से 15 में। और 12 में उन्होंने बताया कि हम जो रिलीज नोट्स में हम जो NTP को हटा रहे हैं और क्रोनी को ला रहे हैं, तो क्यों ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं कि NTP सिक्योर नहीं है, क्रोनी जो है वो टाइम प्रोटोकॉल सिक्योर है। और भी रीजन उन्होंने दिए टाइम की एक्यूरेसी के लिए और इसके लिए और उसके लिए, लेकिन आमतौर पे इस तरह से होता है। अब मैं इस मशीन में आ गया हूं, ये CLI पे आ गई है, और CLI पे आके जब मैंने रूट से लॉगिन किया और मैंने पासवर्ड डाला तो मेरी मशीन तो बिल्कुल सही से लॉगिन हो गई। और मैंने कमांड लिखी यहां पे, systemctl isolate ग्राफिकल टारगेट, और ग्राफिकल टारगेट पे अब मेरी मशीन ग्राफिकल में भी चली जाएगी। इसका मतलब है FS टैब में वो जो मैंने चेंज किया था, उस चेंज को, उस छोटे से चेंज की वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा और इसने मशीन को स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर किसी ऐसे पार्टीशन के साथ करता जो इंपॉर्टेंट पार्टीशन था, जिसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता था, तो फिर क्या होता। अभी क्या मेरा स्वैप का पार्टीशन चल रहा है, LSBLK कह रहा है आपका रूट का पार्टीशन है, आपका होम का पार्टीशन है, और आपका जो स्वैप का पार्टीशन था तकरीबन 4 GB का आपने बनाया था, वो यहां पे नहीं आ रहा, नहीं चल रहा, स्वैप नहीं चल रहा। एक कमांड होती है उसे देखने के लिए, free -m, क्या स्वैप का पार्टीशन चल रहा है। उसने कहा तुम्हारे पास स्वैप का पार्टीशन है ही नहीं, 0 ना टोटल में है कुछ, ना यूज में है कुछ, ना फ्री में कुछ है ही नहीं, स्वैप है ही नहीं। नॉर्मली अगर ये कोई ऐसा पार्टीशन होता जो इंपॉर्टेंट है, जैसे होम है, तो मेरी मशीन बूट करती, नहीं बूट करती, क्योंकि पार्टीशन को माउंट करके बूट करना जरूरी होता है, मेरी मशीन बूट नहीं करती। तो मुझे उसको gedit etc fs टैब, मैंने यहां पे मैंने इस पार्टीशन के अंदर, इस वाले UUID के अंदर जो स्वैप के पार्टीशन का कोड था, UUID था, यूनिक आईडी था, मैंने उसको यहां पे कुछ लिखा हुआ था, मैंने उसको रिमूव कर दिया था
इसने स्वैप के पार्टीशन को इग्नोर कर दिया और मशीन को स्टार्ट कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया? इसको पता है अगर स्वैप नहीं चलेगा तो भी मशीन तो चलेगी। लेकिन अगर वो ये वाला पार्टीशन होता, ठीक है, अगर कोई और पार्टीशन होता तो फिर वो मशीन नहीं चलती और मेरी मशीन जो है वो एक स्टेज के ऊपर आके स्टक हो जाती। मुझे बोलता कि भाई ये वाला पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, मैं मशीन को आगे नहीं लेके जा सकता। इस वाली स्टेज के ऊपर, माउंट फाइल सिस्टम वाली स्टेज के ऊपर आके वो रुकी हुई होती और मुझे खुद से इमरजेंसी मोड में या खुद से रेस्क्यू मोड में पहुंचा देती। मेरे केस में, स्वैप के केस में उसने ऐसा नहीं किया, उसने मेरी मशीन को स्टार्ट कर दिया। कमांड में क्या कह रहे हो? कमांड में पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि मैंने यहां पे आके BL के ID लिखा। मुझे पता है कि जो मेरा स्वैप का पार्टीशन है वो डिवाइस SDA कौन सा है, 4 है, वो लिखा। उसने बताया हाँ यही पार्टीशन स्वैप का है। उसका मैंने UUID यहां से कॉपी किया, सही UUID, इसको मैंने यहां से कॉपी किया। ये किस कमांड से किया है? किसी भी, कुछ कह रहे हैं, किसी भी कमांड की ब्लॉक आईडी मालूम करनी है। ये वाली आईडी यूनिक आईडी होती है, ये यूनिवर्सल यूनिक आईडी है। ये मालूम करनी है। वो आपने मालूम किया, कॉपी किया और उस फाइल में गए दोबारा gedit etc fstab और वहां जाके आपने उस पार्टीशन में आपने जो भी लिखा हुआ था पहले से उसको खत्म किया और उसकी जगह पे आपने पेस्ट कर दिया। जब वो पेस्ट हो गया, WQ से आपने उसको सिंपल आपने सेव के बटन से उसको सेव किया, सेव हो गया। आपने इस फाइल को बंद कर दिया और बंद करने के बाद यहां देखें अभी आपका स्वैप नहीं चल रहा। आपने कहा दोबारा माउंटिंग की कमांड चला दो और अब आप देखेंगे नहीं आया, सॉरी, आपने कहा स्वैप को ऑन कर दो, डिवाइस SDA 4 पे है, तो अब आपका स्वैप ऑन हो गया। अब आप ये देखें हमने क्या किया, मैं स्टार्ट से आपको बता रहा हूं, फिर अपनी ये वाली इस तरह की चीजें जरा खत्म करूंगा, आसान ऑप्शन पे आ जाऊंगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा मेरी मशीन एक फाइल सिस्टम या एक पार्टीशन ना होने की वजह से, करप्ट होने की वजह से, उसका सही UUID ना सेट होने की वजह से मेरी मशीन बूट नहीं होगी। क्या करूंगा? और वो बूट नहीं हो रही बल्कि वो मुझे पहुंचा देती है कहां पे? मेंटेनेंस मोड में। मैं मेंटेनेंस मोड में आ गया। जब मेंटेनेंस मोड में आया तो आगे मैंने देखा भाई कौन सा पार्टीशन, वो लिखा भी आता है, एरर भी आता है, कौन सा पार्टीशन प्रॉब्लम कर रहा है। उसने मुझे पार्टीशन का बताया कि ये पार्टीशन प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने उसकी ब्लॉक आईडी निकाली, निकाल के या उसमें कोई मसला है तो उसको पहले मसले को फिक्स करेंगे। लेकिन मैं एग्जाम्पल देता हूं, ब्लॉक आईडी निकाली, यानी कि etc fstab फाइल सिस्टम की माउंटिंग का जब भी मसला होगा etc fstab से उसका ताल्लुक होगा, तो मुझे उसको etc fstab में फिक्स करना पड़ेगा जाके। जैसे मैंने अभी किया, ये वाला जो प्रोसेस है ये अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है। अगर ये अभी आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। जब हम पार्टीशंस के ऊपर जाएंगे, पार्टीशन बनाने पे, तो उसमें ये एक्टिविटी आपको 2 से 3 दफा करनी होगी। मुख्तलिफ किस्म के पार्टीशन बनेंगे और उसमें ये आपको एक्टिविटी 2 से 3 दफा करनी होगी। तो आपको ये सिस्टम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिएगा आप कि जब भी कभी आपकी मशीन बूट नहीं हो रही और वो आपको किसी फाइल सिस्टम का, किसी पार्टीशन का एरर दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको फिक्स करना होगा। किस फाइल से? उस फाइल का सिर्फ नाम याद रखें, वो फाइल है etc fstab, इससे फिक्स करना होगा। कोई भी नया पार्टीशन बनाया है और बनाने के बाद आपकी मशीन बूट नहीं कर रही,
तो उसका जो फिक्स होगा वो आपको यहीं जाके करना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फाइल है और ये माइक्रोसॉफ्ट में भी होती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में किसी 100 में से किसी एक को पता होगा कि वो फाइल कहां रखी हुई है और क्या नाम है उसका। जब मशीन स्टार्ट होती है तो वो बताती है कि पहले पार्टीशन को सी का लेटर लगा दो, दूसरे पार्टीशन को डी का लेटर लगा दो, तीसरे पार्टीशन को ई का लेटर लगा दो। ये उस फाइल में लिखा हुआ होता है, तभी लेटर लगते हैं उसके ऊपर। हाँ, बूट डाई नहीं होता, पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, मैं विंडोज का आदमी हूं, मैं विंडोज का आदमी नहीं हूं भाई, ये बात तो। हाँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि विंडोज भी अंदर से लिनक्स जैसा ही है, इतना पता है मुझे, क्योंकि हाँ कर रहे हैं, हाँ मुझे मालूम है ये, वो भी अंदर से ऐसा ही है। आप कैट करके ईटीसी में जाते हैं, होस्ट की फाइल में, कैट मतलब फाइल के कंटेंट देख रहे हैं, ये यहां पे लिखा हुआ है ईटीसी में होस्ट। क्या ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होती? क्या होती है? बोला पहले विंडोज में जाओ, फिर सिस्टम 32 में जाओ, फिर उसके बाद ड्राइवर में जाओ, फिर ईटीसी में जाओ, फिर मिलेगी, घुमा फिर आगे। यहां पे डायरेक्ट ईटीसी है, बस इतना ही फर्क है। वो जो आप मिसाल दे रहा हूं, वो जो आप आईपी एड्रेस सेट करते हैं ना कमांड जीयूआई से, वो कहां जाता है? बोला भाई हम तो जो है ना यहां पे रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं, हम तो यहां पे आईपी लिखी हुई आती है। माइक्रोसॉफ्ट में फाइल कहां बनती है? नहीं, वो जो आईपी सेट करते हैं, गेटवे सेट करते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट में भी एक फाइल बनती है ना, कहां बनती है? ड्राइवर्स में आईपी उधर ही आती है ना। खैर, मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात अभी बताई है जो आपने याद रखनी है टारगेट के बाद, कि अगर फाइल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको एड्रेस करने के लिए आपको एफएस टैब में जाना पड़ेगा। सही है जी। और मैंने इसको, इस रिकॉर्डिंग को मैंने बंद कर दिया। अब मैं जरा आसान